को लेकर जिस तरीके से ट्रंप बिदके हुए हैं, उसे लेकर वो भारत के खिलाफ लगातार ऐलान करते चले गए। अब इस मसले पर रूस का साथ भारत को मिल गया है। खुद पुतिन ने भारत से रिश्तों का हवाला देकर कहा है कि भारत झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा पुतिन ने भारत से रिश्तों की बिसात पर कई और बातें भी कही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी शामिल है। क्या है ये पूरा मामला, गौर से ये रिपोर्ट देखिए। कभी आरोपों की धार, कभी टैरिफ का वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इन्हीं हथियारों के बूते भारत से रिश्तों में ट्रेड डिप्लोमेसी को फिट करने में लगे हुए हैं। हालांकि भारत के सख्त तेवरों ने उन्हें कई बार बैक फुट पर ला दिया है। अब इसमें भारत को उसके दोस्त रूस का साथ मिल चुका है। जिस तेल खरीद को मुद्दा बनाकर ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाने की खातिर किसी भी हद तक जा रहे हैं, उसे लेकर पुतिन ने साफ किया है कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पुतिन ने भारत पर दबाव बनाने को लेकर अमेरिका की आलोचना भी की है। सोची शहर में गुरुवार को वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने ये कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। अपने बयान में पुतिन ने कहा है कि भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी के सामने अपमान नहीं होने देंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं। मोदी खुद इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में नहीं हो। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी तेल के बिना दुनिया की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और यदि इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में अपनी भारत यात्रा को लेकर भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया है, साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि उनसे वो भरोसे के साथ बातचीत कर सकते हैं। पुतिन ने इस मौके पर दावा किया है कि उन्होंने अपनी सरकार को निर्देश दिया है कि बड़े भारत के बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की खरीद से जो व्यापारिक असंतुलन बना है उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए भारत को कृषि और दवाइयों की ज्यादा खरीद का भी सुझाव दिया है। पुतिन का ये बयान बताता है कि किस तरह वो अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अमेरिका की नीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके लिए उन्होंने रूस से यूरेनियम खरीद का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी जरूरतों का यूरेनियम रूस से लेता है, बावजूद इसके दूसरे देशों पर वो दबाव बनाता है। ट्रंप के बयानों के बाद भी पुतिन ने अमेरिका को यूरेनियम की बिक्री जारी रखने की बात कही है। इसके अलावा पुतिन ने यूरोपीय संघ के देशों को भी चैन से सोने की सलाह दी है। पुतिन का कहना है कि यूरोपीय संघ देशों के नेता अपनी अपनी समस्याएं ठीक करने की बजाय नागरिकों को युद्ध का डर दिखा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि ऐसे नेता अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को असली मुद्दों से भटका रहे हैं। ये भी सच है, लेकिन अपने अड़ियल रवैये के लिए विश्वविख्यात ट्रंप कुछ न कुछ नया करने की चाहत में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ट्रंप सरकार के बीते कुछ दिनों के फैसलों की बात अगर करें तो साफ पता चलता है कि रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर ट्रंप लगातार हिंदुस्तान को घेरने में जुटे हैं।
और इसके लिए वो कभी टैरिफ बढ़ाकर 50% कर देते हैं, तो कभी H-1B वीजा की फीस बढ़ा देते हैं, तो कभी दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा देते हैं। इन सब के बीच दवाओं पर लिए फैसले से पलट भी जाते हैं। अमेरिका की ये हड़बड़ाहट बताती है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत के फैसले को वो अपनी ईगो पर लेकर चल रहा है। कुल मिलाकर पुतिन का रुख भारत को लेकर साफ है। उनके बयानों से अमेरिका की नीयत और भारत की नीति दोनों समझना मुश्किल नहीं है। तो क्या पुतिन ने अमेरिका के आरोपों का जवाब दे दिया है, जिसमें उसने यूक्रेन से जंग में रूस को फंडिंग करने का आरोप ट्रंप ने लगाया था? वैसे भी ट्रंप को तो उनके इस बयान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जवाब देकर शर्मिंदा कर ही दिया था। अब शायद पुतिन की बात भी ट्रंप को समझ आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये जो आर्थिक गणना है, पुतिन का समीकरण है, और पुतिन के समीकरण के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पुतिन की समझ है। इसी के इर्द गिर्द आज का हम कार्यक्रम रख रहे हैं। हम जनता के बीच भी गए, हमने कुछ सवाल भी पूछे। जो सवाल पूछे लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो पहला सवाल हमने पूछा, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि पुतिन का नरेंद्र मोदी पर भरोसा भारत की नई कूटनीतिक कामयाबी से माना जाए। 76% लोगों ने कहा बिल्कुल इसे कामयाबी माना जाए। 17% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, अमेरिकी दबाव कम करने की रणनीति रूस से मजबूत रिश्ते हैं। 77% ने कहा बिल्कुल है, 16% ने कहा नहीं है, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, भारत पर ट्रंप के आरोपों के बाद पुतिन का बयान अमेरिका को क्या वाकई आईना दिखाता है? 76% लोगों ने कहा बिल्कुल आईना दिखाता है। 12% ने कहा ऐसा नहीं है, और अब 12% इस मसले पर कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे के 2 और सवाल हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, नजर बाद में डालेंगे, लेकिन इन 3 सवालों के इर्द गिर्द और पुतिन के बयानों के इर्द गिर्द हम बातचीत शुरू करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जो कि अर्थशास्त्री हैं, सुरेंद्र सिंह लाली, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र लाली के पास चलूंगा और उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि पुतिन के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुतिन अब भारत आने वाले, द्विपक्षीय वार्ता होगी, चर्चा होगी, शिखर सम्मेलन को भी लेकर वहां के विदेश मंत्री आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जब पुतिन भारत आएंगे तो भारत के इस मंच से बहुत सारे संकेत निकलेंगे, और उन संकेतों में तलखी ट्रंप को लेकर भी होगी, क्योंकि तलखी की हल्की सी झलक पुतिन दे चुके हैं। पुतिन कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, वो अपने देश के बारे में सोचते हैं, भले ही अमेरिका कितना दबाव ही क्यों ना बनाए। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पुतिन साहब से पहले ना ये ट्रंप साहब पे जाना चाहूंगा, क्योंकि जो रायता दुनिया में इन्होंने फैला रखा है। अब बात ये है कि देखो, ट्रंप साहब सियासतदान नहीं है, वो एक व्यापारी आदमी है जिसमें 5 बैंकरप्सीज हैं, और उनको सियासत समझ नहीं आती। मतलब ट्रंप साहब की सियासत को अगर मैं कहूँ तो उनकी सियासत है कि फाड़ना 2 गज और सुनाना 9 गज। अब उनसे ये समझ नहीं रही, उन्होंने रायता तो फैला दिया। अब आप देखिए, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है, वो जिन लोगों से काम कराना चाह रहे हैं, वो सारे गूढ़े सियासतदान हैं। भले ही वो चाइना के प्रीमियर हो, शी जिनपिंग हो, या भले ही वो बीबी नेतन्याहू हो, या भले ही वो पुतिन हो, और भले ही वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो। अब बात ये है कि ट्रंप साहब हताश हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़े कि मैं यूक्रेन की वॉर को आते ही खत्म कर दूंगा। वो खत्म तो हो नहीं रही है। उल्टा हुआ क्या कि पुतिन साहब ने उन्हें ऐसा उतारा कि उनके पास जो सोशल और पॉलिटिकल वैलिडेशन नहीं थी वो भी ले ली, क्योंकि ट्रंप साहब ने इसी पुतिन साहब को रेड कारपेट पे बुला के उनका खैर मकदम किया। पर क्योंकि ट्रंप साहब सियासतदान नहीं जानते हैं तो उन्हें नहीं समझ आ रहा, तो वो अब फंस चुके हैं। उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उनसे ना नेतन्याहू निपटे, ना उनसे शी जिनपिंग निपटे,
और ना उनसे नरेंद्र मोदी साहब उनके दबाव में आए। तो अब वो तीर जो चलाना चाह रहे थे वो यूरोपियन यूनियन को उन्होंने खुद ही जो है वो पुतिन साहब के सामने डाल दिए। पर वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे रूस के साथ आज के नहीं बड़े पुराने रिश्ते हैं। हमारा ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट भी उनके पास है। ट्रम्प साहब की सियासत है कि ला रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो तो क्या लेके जा रहे हो। तो उसमें पुतिन साहब ने उन्हें ये बात अच्छे से समझा दी कि भैया हमारे जो रिलेशनशिप है हिंदुस्तान के साथ वो बहुत पुराने हैं। और पुतिन और ट्रम्प साहब ने एक बहुत बड़ी क्या बोलूं मैं गलत बात कर दी कि उन्होंने पीछे पुतिन साहब को पेपर टाइगर कह डाला। अब ट्रम्प साहब नहीं समझ रहे हैं कि वो जब अफगानिस्तान गए $32 बिलियन पाकिस्तान का चूना लगवा के आ गए। तो अगर उनसे अफगानिस्तान नहीं संभला तो रूस कहां से संभलेगा। रूस कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, हमारी ब्रह्मोस नहीं हमें मदद की है। तो मैं अपने पहले पार्ट को यही कह के विराम देना चाहूंगा कि सियासतदानी में ट्रम्प साहब को नहीं आती। पुतिन साहब मोदी साहब दोनों ठंडी करके खाने वाले। पुतिन साहब ने यहाँ आने से पहले बेस बना दिया है और मोदी साहब उसके बाद जब एससीओ की मीटिंग में गए थे और जब वो पुतिन साहब और चाइनीज प्रीमियर के साथ एक फोटो में आए तो उससे तब के बाद से तो मेरे को लगता है कि सारे अमेरिका के सियासतदानों को अपने पेट में मरोड़ तो आ ही रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे हिंदी में कहते हैं कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो पुतिन साहब ने पहले ही बता दिया है जो हमारे अंदर खाते रिश्ते हैं रूस के साथ कि ये रिश्ते आज या कल की या आपकी तरह लेने और देने वाले नहीं है। हम पुराने रिश्ते हैं और डिप्लोमेसी में पुराने रिश्ते ही काम आते हैं। मनोज भाई बिल्कुल आपने सही कहा। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनके पास चलूंगा, उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा। अमन साहब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आप जिस तरीके की बातों का जिक्र, क्योंकि मैं देख रहा हूं अमेरिका और रूस के बीच अब तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। तल्खियां इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने के साथ साथ अब तो जो टॉम हॉक मिसाइल देने को लेकर सीधी लकीर खींच दी है रूस ने। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को ये मिसाइल दी जाती है तो संबंध बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से वो आर्थिक दृष्टिकोण पर भारत को रख रहे हैं, भारत के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि बहुत सुलझे हुए बुद्धिमान नेता हैं क्योंकि वो अपने देश का हित चाहते हैं। वो इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिका दबाव बना रहा है कि आप तेल नहीं खरीदोगे। तो उसके बावजूद भी भारत ने कहा कि भाई तेल तो हम खरीदेंगे, जो तुमको करना है वो तुम कर लो, जो उखाड़ना है वो तुम उखाड़ लो। जवाब में क्या हुआ? आपने टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ के जवाब में पुतिन साहब कहते हैं कि भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो उससे 9 से 10 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है, और अगर वो नहीं खरीदता तो उसे इसका नुकसान होता, ठीक उतना ही नुकसान होता जितना कि टैरिफ लगाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी बुद्धिमान नेता है। देखिए जी, ऐसा है, ये अर्थशास्त्र जयशंकर जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी, मोदी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है अमेरिका के राजदूतों को भी, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, ट्रम्प साहब को भी और बाकी लोगों को भी कि हिंदुस्तान में जो किया जाएगा वो हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान के आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ये सरकार किसी को फायदा या नुकसान कराने के लिए काम नहीं करेगी। ये जो काम करेगी वो सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हित में जो चीजें हैं उसके लिए करेगी। पहली चीज ये जरूरी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत लोगों के साथ ट्रेड या रिलेशनशिप करेंगे। मतलब ये नहीं है कि हम टेररिस्ट के साथ या नुकसानदेही लोगों के साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो मित्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कोई भी देश हो, उसके साथ हम अपना रिलेशनशिप एक बाइलैटरल रिलेशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको मद्देनजर रखते हुए करेंगे कि हमारे हित में, हिंदुस्तान के हित में, हिंदुस्तानी के हित में क्या चीज है उसको देखते हुए। अगर हमें सस्ता तेल कहीं से मिल रहा है
और कोई ऐसा देश नहीं है जो गलत काम कर रहा है तो हमें उससे तेल लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है कर रहा जिसकी वजह से उससे आपत्ति हो। अमेरिका कहेगा, उसको सुनेंगे, उसको देखेंगे। उन्होंने ऑलरेडी उसकी वजह से हमारे ऊपर टैरिफ जो रेट है वो 25% से बढ़ा के 50% कर दिया है, तो उसका भुगतान तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या हमें डरना, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रंप को भी ये समझ आ गया है, और जब भी वहां पे अमेरिका में जो है इकोनॉमिक शटडाउन हुआ है, मतलब कि कैबिनेट ने, जो कांग्रेस है उनकी, उन्होंने उनका बजट अप्रूव नहीं किया है, उनके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, और उनकी जो अपोजिशन की मांग है वो यही है कि आप जो है ये जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आम आदमी के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको कमती करने के लिए कार्य करें। तो वो बढ़ते हुए टैरिफ की वजह से निकल के आ रहे हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा चीजों के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब वो आदमी को, उपभोक्ता को खरीदना ही पड़ेगा अगर वो खरीदना चाहता है। वो ये ऐसी फ्लेक्सिबल नहीं है चीज जिसको वो खरीदे ना खरीदे उससे फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ट्रेड में इतना ज्यादा हमें फॉल नहीं होगा टैरिफ लगने से। उल्टा उसके जो दाम है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन लोग दे रहे हैं, उनको भार पड़ेगा, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान से ज्यादा उनको नुकसान इस टैरिफ वॉर से हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। और इसीलिए ट्रंप साहब ने, जबकि जिस दिन टैरिफ लागू किया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हिंदुस्तान की रेटिंग AAA- से AAA कर दी, A3 से A2 कर दी, शॉर्ट टर्म वाली और लॉन्ग टर्म वाली। तो इस तरीके से पॉजिटिव आउटले निकल के आ रहे हैं। उल्टा अगर हम IMF के आंकड़े देखें तो उन्होंने भी हमारा प्रोजेक्शन जो ग्रोथ रेट का है वो बढ़ा दिया है इस क्वार्टर के लिए, इस साल के लिए। और RBI ने भी अपना प्रोजेक्शन, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफ हुई, उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन बढ़ा दिया है। और मेरे विचार में Q1 में हमने देखने को मिला 7.8%, और हमें देखने को मिलेगा कि Q2 के अंदर भी, जो अभी खत्म हो गया है, Q2 के अंदर भी हमें जो है करीबन 7 से 7.5% की GDP ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो हिंदुस्तान को इस समय कुछ लूज करने के लिए नहीं है। हमारी चाइना के साथ अपनी जगह लड़ाई है, और देशों के साथ कुछ अपने मनमुटाव हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड किसी के कहने पे, चाहे वो ट्रंप जैसा एक शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसको देख के करेंगे। और ये चीज वित्त मंत्री जी ने भी, जयशंकर जी ने भी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बड़ी स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर रखी है। जी, सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सुरेंद्र लाली साहब, सोशल मीडिया पर एक डायलॉग चलता है, तुम कहना क्या चाहते हो। मेरा ट्रंप के बारे में यह कहना है कि तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि ट्रंप क्या करना चाहते हैं खुद उन्हीं को नहीं पता है। कभी वो शांति की बात करने लगते हैं, शांति के ख्वाब देखते देखते वो नोबेल पुरस्कार की मांग करने लगते हैं, उनकी इच्छा जागृत हो जाती है। कभी वो यूक्रेन को धमकाने लगते हैं तो कभी वो रशिया को धमकाने लगते हैं, कभी वो इजराइल के जरिए गाजा को नेस्त नाबूद करने की बात करते हैं। कतर पे अटैक हो जाता है तो फिर पुतिन को बुला के फोन लगवा के माफी मंगवाने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरीके से एक आपने कतर के मामले को लेकर माफी मंगवा ली आपने नेतन्याहू से, अब नेतन्याहू ने जब माफी मांग ली तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। आप यूक्रेन को टॉमहुक मिसाइल देने की बात कर रहे हैं, और यूक्रेन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि साहब ये बिना प्रत्यक्ष अमेरिकी सैनिकों के चलाना या इसका संचालन करना संभव नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो एक नए विवाद को, ये रूस और वॉशिंगटन के एक नए विवाद को जन्म देगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, शांति को लेकर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, और वहीं आप दुनिया में एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं जिसमें रूस आपको धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा किया तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा। मनोज भाई, आपकी बात सुन के मुझे एक शेर याद आता है जो मैं ट्रंप साहब को आपके प्रोग्राम के माध्यम से सुनाना चाहूंगा कि उन्हें ये वहम है, ट्रंप साहब को उन्हें ये वहम है कि वो बहुत अहम है। उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया जो है ये अब तोप और बम के गोले से नहीं चलती। आप देखिए कि वो, क्योंकि सियासतदान नहीं है तो, और मनोज जी, मैं 7-8-10 साल नहीं तो इनको ट्रंप साहब को ये समझाए भी कौन, ट्रंप साहब को ये कौन समझाए कि तोप गोलों से नहीं चलती तो डायलॉग से भी नहीं चलती है।
ये तो गब्बर सिंह की तरह डायलॉग पर डायलॉग मारे जा रहे हैं, शोले के ठाकुर की तरह डायलॉग पर डायलॉग मारने जा रहे हैं। कभी भी सोकर उठते हैं, एक अजीब सा डायलॉग देते हैं, किसी भी कंट्री को लेकर डायलॉग दे देते हैं, उथल पुथल हो जाती है। आज देखिए कि अमेरिका की क्या हालत है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां जा रही हैं। आज हालत ये कि 3 दिन से कंट्री बंद है। हेलो शर्ट दुकान बंद है, अभी कुछ नहीं चल रहा है जी। सैलरी देने के पैसे नहीं है वहां पे। 3 दिन से उन्होंने ये हालत कर दी अमेरिका की कि अमेरिका बंद पड़ा हुआ है। मनोज जी, मसला ये है कि वो आज भी देखो, अमेरिका जो है वो कहीं भी आप देखो उनका कोई बॉर्डर नहीं है। कनाडा उनके साथ है, जिसको तो वो एनेक्स करने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका इस सोच से रहा है, और वो रहा भी है कि हम हैं तो क्या गम है। तो अब हुआ क्या कि अब चाइना पनप रहा है, हिंदुस्तान पनप रहा है, और ग्लोबल साउथ पनप रहा है। तो ट्रंप साहब को ये चीज नहीं समझ आ पा रही है। आप देखिए कि वो ट्रंप साहब जो है वो सियासतदान है, उनकी जो पर्सनल वेल्थ है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा मनोज जी, एक शेर के माध्यम से ही। क्या शेर अर्ज है कि तुम्हारा जब महफिल में जिक्र उठा तो सब मेरी तरफ देखने लग पड़े। अब मैं क्यों शेर सुना रहा हूं कि अब देखिए वो पाकिस्तान को कैसे डील कर रहा है, क्योंकि वो उनका परिवार वहां पे क्रिप्टो में पैसे कमा रहा है। वो एक जर्नैल को लाके, जो कि जबरदस्ती का जर्नैल है, जिसने कोई 2 युद्ध नहीं जीते, उससे साथ बिठा लेते हैं। और उसके बाद वो हमारे जैसे हिंदुस्तान जो फेलो डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ी मार्केट है, जो आज कल परसों ट्रंप साहब के बाद शायद सियासतदानों को समझ आएगा कि जो उनका सबसे बड़ा सच में दुश्मन है चाइना, उसे निपटने के लिए उन्हें हिंदुस्तान की जरूरत है। हम दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, हमारा डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है। पर वो अभी भी इस चीज में उन्होंने सोचा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, जैसे जापान और साउथ कोरिया और यूरोप डरते डरते, और इंग्लैंड वाले तो मतलब पहुंच ही गए लेट के, भाई साहब कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, इनवाइट पे आ जाइए, और सेकंड इनवाइट उनको दे दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ वो नया हिंदुस्तान उन्हें मिला। ये 71 वाला निक्सन वाला हिंदुस्तान नहीं था। तो यहाँ मोदी साहब ने, एक अंग्रेजी में सेइंग होती कि नो रिस्पॉन्स इज द बिगर बेस्ट रिस्पॉन्स। तो हम उनसे उलझे नहीं, हमने उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और उन्हें बता दिया कि भाई देखिए, हम आपका एलाय नहीं बनना चाहते, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं। हम ना 3 में है ना 13 में, किसी कैंप में नहीं है, हमारा एक ही कैंप है। हमारी 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन, हमारी 6 से 7% की ग्रोथ और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ट्रंप साहब ने बहुत ज्यादा शोर तो मचाया, पर हुआ क्या कि हम तो डरे नहीं। अब हम डरे नहीं तो इसीलिए वो आगे पीछे से प्रेशर डाल रहे हैं। तो उन्होंने तो सारी दुनिया में ऐसा रायता फैला दिया है कि इस थप्पड़ की गूंज, मनोज भाई लिख लीजिए, दूर तक जाएगी। क्योंकि उन्होंने फिर अब अपने एलाइज को भी छोड़ दिया, अब जर्मनी भी आर्म्स खरीद रहा है। तो कहां वो कहते हैं कि मुझे पीस प्राइज दो कि मैंने अमन किया। अब इजराइल में कौन सा अमन है? 60,000 लोग मर गए, बच्चे मर गए, उनका कोई लेना देना नहीं उनको। तो ट्रंप साहब जो रायता फैला के जा रहे हैं, ये आने वाली अमेरिका की पुश्तें उन्हें कोसेंगी कि आपने क्या कर दिया। क्योंकि बिगाड़ना मनोज भाई, एक बिल्डिंग को गिराने में 1 घंटा लगता है, जेसीबी बना देता है, पर बनाने में उसको समय लगता है। तो ये ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, क्योंकि शायद बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा, उनकी थोड़ी उम्र भी है, थोड़ी नासमझ भी है, तो वो अभी भी अहंकार और नासमझ में सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहे हैं वो अमेरिका का कर रहे हैं मनोज भाई, और चाइना उन्हें खा जाएगा। जी, आप सर्वे के 2 सवाल और हैं जो हमने पूछे थे, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जिस पर लोगों ने अपनी राय दी। एक और सवाल था कि रूस भारत की बढ़ती नजदीकियों से ट्रंप की ट्रेड डिप्लोमेसी पर असर पड़ेगा। 77% लोगों ने कहा बिल्कुल पड़ेगा, 16% लोगों ने कहा नहीं पड़ेगा, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि पिछले 1 दशक में भारत की कूटनीति पहले के मुकाबले क्या वाकई बेहतर हुई है? बेहतर कहने वालों में 77% लोगों का कहना था हाँ, 21% लोगों का कहना था ना, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। प्रोफेसर अमन अग्रवाल आर्थिक मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। अमन साहब, भारत की पुतिन साहब की यात्रा से पहले पुतिन साहब ने एक बड़ा संकेत दिया है, और बड़ा संकेत वो ये है कि भारत जिस तरीके से कच्चा तेल का आयात कर रहा है,
उससे भारत के व्यापार में असंतुलन हो रहा है और वो असंतुलन कम करने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी रूस की सरकार को कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है, भारत का व्यापार असंतुलन हो रहा है, उनको भारी घाटा हो रहा है। इसके उपाय, इसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके उपाय करने के लिए उन्होंने अपनी सरकार को, रूस को कहा है। इस संकेत को आप कैसे देखते हैं और भारत के अर्थ पर, भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, पहली चीज तो रूस ने पहले ही कह दिया है कि मैं तेल और कम दाम पे भारत को दूंगा। तो सबसे बड़ी राहत, तो क्योंकि तेल जो है हमारी ऐसी खपत है जो हमें करीबन 55% हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। पहले 65% होता था, अब कुछ हम प्रोड्यूस करने लग गए हैं, पर अभी भी हम 55% बाहर से खरीदते हैं। सारा रशिया से तो नहीं खरीदते हैं, काफ़ी देशों से। जब से इराक ख़त्म हुआ है तो एशिया से भी खरीदते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से भी खरीदते हैं, अरबिक वर्ल्ड से भी खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं, काफ़ी देशों से खरीदते हैं। पर अभी भी हमारे लिए ये एक ऐसा सामान है जो हमें पैसा दे के खरीदना पड़ता है, और क्योंकि रुपया गिरा हुआ है, काफ़ी हद तक वीक है, इस वजह से काफ़ी भार पड़ता है उसके टैक्स पेयर के ऊपर। तो जो भी हमें रिलीफ मिल सके, चाहे वो रशिया से खरीद के, जैसे अभी पुतिन साहब ने कहा कि वो हमें और कम दामों पे तेल देंगे क्योंकि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया। पहली बात तो ये समझना जरूरी है, जैसे मैंने पहली बार कहा, कि जो ट्रम्प साहब के टैरिफ लगाया है, हमारे जिन चीज़ों के ऊपर लगाया है उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, वो ऐसे हैं जो और देशों के साथ भी ट्रेड करते हैं, तो वो उधर से ट्रेड करके अपना सामान अमेरिका तक पहुंचाएंगे। ये रास्ता उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा, बिकॉज नवंबर से ही, दिसंबर से ही, जैसे उनकी शुरू हुआ था कैंपेन, जब से लेना शुरू किया उन्होंने प्रेसिडेंटशिप, तब से वो कह रहे थे कि मैं टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। तो जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपना चीज को देख के जी जी, आपके फ्रेम में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है। मैं सुरेंद्र लाली के पास जाऊंगा। सुरेंद्र लाली, भारत और रूस की जो दोस्ती है, या यूँ कहें कि जिस मंच पर ये दिखाई दे रहे हैं, हाल के दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी की जो डील हुई है, वो डील कुछ इस तरह की हुई है कि अगर किसी भी देश पे कोई हमला करता है तो वो देश उसे भी अपने तौर पर मानेगा। पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी मानेगा कि मेरे ऊपर हमला है, सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान मानेगा कि मेरे ऊपर हमला है। अब ऐसे दौर में भारत और रूस एक मंच पर आ रहे हैं। भारत की सरजमी से एक बड़ा संदेश जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ व्यापारिक बैठक नहीं है, ये कई और मामलों में, जिसमें डिफेंस भी एक बड़ा सेक्टर है, इसमें डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन भी बड़े सेक्टर हैं। क्या कोई बड़ा संकेत निकल कर जाएगा इस मंच से, और क्या विषय हो सकते हैं? मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ये सारा खेल पैसे का है, सारा खेल डिफेंस का है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में लड़ाई रहे ताकि उनका असला दिखे, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। पर मनोज जी, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आंकड़े हमारे फैसला आप तक के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। मैं आज अमेरिका पे ऊपर एक इल्जाम लगा रहा हूं कि वो हिंदुस्तान में जो टेररिज्म चलती है और जो चल रही है उसे फंड करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो हमें कह रही है कि हमने रूस की वॉर फंड की। जी। मैं कहता हूं कि अमेरिका भारत में फंड करता है, क्योंकि उस पाकिस्तान को जहां पे उसामा बिन लादेन मिला $32 बिलियन के बाद, वो पाकिस्तान जो दुनिया भर का टेररिज्म की मातृभूमि है, उनको वो F-16 देते हैं, उन्हें IMF की एड देते हैं। अब उनके जर्नैलों को बुला के वो चाय कॉफी पिला रहे हैं और लंच कर रहे हैं। और वो पैसा मनोज जी कहां आता है? वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैलाने के पाकिस्तान काम लाता है। तो मैं आज अमेरिका को डायरेक्टली कटहरे में खड़ा करता हूं कि आप हिंदुस्तान में जो अमन चैन और जो दरिंदगी, जो वहशतपना जो पाकिस्तान फैलाता है, आप उसके पीछे हैं, आप उसे फंड कर रहे हैं। अब ये थोड़े ना कि इनका रंग गोरा है या इनकी जबान अच्छी है,
तो ये इनके वो हम कुकर्म को नहीं सामने लाएंगे। तो अब क्या हुआ, मनोज जी बिल्कुल ठीक बोला कि अब ये देखिए पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ डील हुई। अब पाकिस्तान एक रोग नेशन है, उसमें अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, शांति से बैठे, क्योंकि हुआ क्या कि अमेरिका से मिडिल ईस्ट संभल ही नहीं रहा है। वो बेंजामिन नेतन्याहू ने हवाई जहाज भेजे जो कि कतर में जाके अटैक कर दे, जो कि अमेरिका का खास बेस है। चुप रहे, वो हवाई जहाज गए तो अमेरिका के रडार उसे उड़ा नहीं सकते थे, नहीं, क्योंकि उसके बाद उसे बुला के वो जो नूरा कुश्ती कर दी, वो नेतन्याहू को फोन दे दिया कि तुम माफी मांग लो। ये सब एक गोरख धंधा है, ये तमाशा दुनिया को बेवकूफ बनाने का, क्योंकि एंड ऑफ द डे यहूदी की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, अमेरिका इतनी स्ट्रांग है, और ये दुनिया भर में इन्होंने कहर मचा रखा है, क्योंकि इनको मनोज भाई अपना असला बेचना है। वरना पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट एफएटीएफ की भी लिस्ट में आना चाहिए और उसको रोग स्टेट में डाल देना चाहिए, पर वो नहीं करते, क्योंकि मनोज भाई सब गंदा है पर धंधा है ये। बिल्कुल सही कहा। अमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमन अग्रवाल जो कि निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। अमन साहब, मुझे लगता है कि शायद इस बात का जिक्र पुतिन साहब ने भी कहा है कि हमेशा भारत ने अपनी दोस्ती को निभाया है, और ये अभी की दोस्ती नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो कि बहुत संतुलित, समझदार और देशभक्त इंसान हैं, क्योंकि अपने देश के लिए लगातार वो देश हित में काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कितना भी दबाव बनाया हो, लेकिन वो उसके दबाव में नहीं आए और वो अपने फैसलों पर अड़े रहे। इसलिए मुझे लगता है कि रूस जो भारत का व्यापार घाटा है उसे कम करने में रुचि भी दिखा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे अगर वो आ रहे हैं तो बात जैसा कि तेल पे तो होगी ही, आपने बताया कि तेल के दाम कम होने वाले हैं, बात डिफेंस पर भी होगी। तमाम ऐसी चीजें, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दवाइयां हो, उसे भी रूस खरीदना चाहता है, जिससे भारत का व्यापार घाटा कम हो। निश्चित तौर पर अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो भारत को नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कैसे हो जाए, ये एक दोस्त की परेशानी को समझते हुए इस पर विचार कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अमेरिका, हिंदुस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं आज के नहीं हैं और पुराने हैं। जब हिंदुस्तान को जरूरत थी तब रूस ने सहारा दिया, और जब रूस को जरूरत रही है तो हिंदुस्तान ने सहारा दिया है। समय समय की बात है, आज की बात नहीं है। और ये जो भाईचारा शुरू से बनता है, जिसमें हम कहते हैं रूसी हिंद भाई भाई, वो एक भाईचारा शुरू से चलता है। और जब से हमारे को आज़ादी मिली उससे पहले भी ये चीज़ चलती रही है। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, और इस चीज़ को हिंदुस्तान भी समझता है और रूस भी समझता है। देखिए, जहाँ तक रूस हमारे कार्यकाल में हेल्प करेगा, हमारे से सामान खरीदेगा, हमें ये भी समझना चाहिए आर्थिक स्थिति में उसको भी हमारे सामान की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, फार्मास्यूटिकल में हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते आ रहे हैं, और चीज़ों में डिफेंस का तो वो ऑलरेडी इक्विपमेंट आता है। हम ही हिंदुस्तान जो है काफ़ी सारी शिप, सबमरीन्स रशिया से खरीदते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिफेंस में हम उतना प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। पर और सारी चीज़ों में, कंज्यूमर आइटम्स में, खाने के अंदर, आपकी दवाइयों के अंदर, हिंदुस्तान रशिया को पिछले 5 दशकों से प्रोवाइड करता आया है। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, खाने पीने की चीज़ें और चीज़ें, वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहले तो उनको और देशों से मिल जाती थी, यूरोप से भी मिल जाती थी, अमेरिका से भी कुछ घूम घाम के आ जाती थी, पर अब वो चीज़ें उन देशों से उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो जहाँ रशिया हमारे को मदद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही रशिया अपने आप को मदद कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान के और रशिया के लिए ये विन विन सिनेरियो है। जो एक चीज़ जो मॉनिटरी पॉलिसी से 2 दिन पहले निकल के आई, वो ये थी कि पिछले 1-1.5 साल से जब रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया कि ट्रेड यूएस में नहीं होगी, उनको रूबल में करना पड़ा, हिंदुस्तान ने भी अपने रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, जो सब जगह तो नहीं, कुछ जगह कर रहा था। कल परसों की मॉनिटरी पॉलिसी ने फिर दोबारा स्ट्रेस किया कि हम जो ट्रेड करेंगे वो रुपए के ऊपर अब करेंगे। पिछले 1-1.5 साल से बहुत बार आरबीआई ने और भी वित्त मंत्री के द्वारा आया है कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे, पीयूष गोयल साहब ने भी कहा है, पर अब ये एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी बनती जा रही है, और उससे फायदा ये होता है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होता है। जो हमें डॉलर खरीदने की या कोई और करेंसी खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड के लिए, वो चीज नहीं होती है। और ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि हिंदुस्तान, सिर्फ रशिया के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, रशिया के साथ भी ट्रेड है, बाकी देशों के
अपने भाषण में जब वो देश को कर रहे थे 22 सितंबर से पहले 21 सितंबर को, उन्होंने बताया कि हमें स्वदेशी चीजों पे अब निर्भर होना जरूरी है, जी। स्वदेशी चीजों को बनाना जरूरी है। और इस चीज को देखते हुए हिंदुस्तान में प्रगति और तीव्रता से बढ़ रही है, समाज की भी। और जीएसटी जो रिफॉर्म लागू किए हैं उससे भी मेरे विचार में एक फायदा होगा। जीएसटी जो 2.5 लाख करोड़ की फॉल की बात की गई, वो फॉल हम देखने को नहीं मिलेगा, बट उससे कंजम्पशन स्पेंडिंग जो बढ़ेगी, ऑलरेडी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल देख सकते हैं। और सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मैं बताऊं, करीबन 52,000 करोड़ का माल, 4,40,000 गाड़ियां जून 2025 में पड़ी हुई थी स्टॉक के अंदर, जो करीबन 45 to 50 डेज का स्टॉक होता था कंपनी के लिए। ऑन एवरेज 20-25 दिन का स्टॉक रखती हैं कंपनियां, आप समझिए डबल स्टॉक रख के चल रही थी। वो कम होता नजर आ रहा है क्योंकि बढ़ोतरी बढ़ रही है, चाहे वो नवरात्रों की वजह से, चाहे जीएसटी की वजह। तो एक क्षेत्र में नहीं, बड़े सारे क्षेत्रों में। और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और सेक्टर्स हैं, वो सामान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं प्रोड्यूस होता है, वो रशिया से भी लिया जाता है, जर्मनी से भी लिया जाता है, यूरोप से भी जी। लिया जाता है, जापान से भी लिया जाता है, अलग अलग देशों से लिया, चाइना से बड़ा सारा लिया जाता है। तो हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी हिंदुस्तान को देखने को मिल रही है। और हिंदुस्तान एक अकेला देश है जो कोविड के बाद तीव्र गति से चलता हुआ नजर आ रहा है और नंबर 1 पोजीशन पे है। ये आईएमएफ, मैं हिंदुस्तान का भी डेटा नहीं कोट कर रहा, आईएमएफ का डेटा। मैं वर्ल्ड बैंक में वॉशिंगटन डीसी में काम किया हूं आज से 20 साल 25 साल पहले। और वहां पे ये नहीं कि आपने किसी मंत्री ने कुछ कह दिया तो इन्फ्लुएंस कर देंगे, किसी नेता ने कुछ कह दिया तो इन्फ्लुएंस कर देंगे। आंकड़ों के बेसिस पे बात होती है, एक्चुअल आंकड़ों के बेसिस पे बात होती है। और उन्होंने साफ शब्दों में, एडीबी ने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ स्ट्रांग हो रही है उनके फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल की वजह से, इन्फ्लेशन कंट्रोल की वजह से, और डोमेस्टिक ओरिएंटेड पॉलिसी जो हिंदुस्तान की अंदरूनी पॉलिसीज है कि आत्मनिर्भरता बनानी है, स्टार्टअप मूवमेंट हो, स्टैंड अप मूवमेंट हो, कोई मूवमेंट हो, रिफॉर्म्स जो आए हैं, हिंदुस्तान की जो स्ट्रक्चर है, चाहे सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसान खेती हो, उसको तीव्रता देनी है, स्ट्रेंथन करना है, चाहे वो जेम पोर्टल के थ्रू हो, चाहे वो नए माध्यम बहुत सारी निकालने के चीजें, थ्रू हो, और चाहे मुझे लगता ऑनलाइन है कि बैंकिंग के दूरदर्शिता करने के इसे थ्रू ही हो। कही जाती है। इसलिए हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं, और 2014 के पहले तो स्वदेशी की बात तो हुई, कुछ सालों पहले आत्मनिर्भरता की बात हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी हो गई है कि तनाव लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे मामलों पर खींचतान हो रही है, और ये खत्म नहीं होने वाली, ये लगातार बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देशों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, उससे ये स्थिति लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए आप आत्मनिर्भरता एक बड़ा मंत्र है, और मुझे लगता है कि अगर आप सक्षम हो जाते हैं, इसे आप साध लेते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा। सुरेंद्र लाली कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र लाली साहब, भले ही तारीफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कर दी है, और तारीफ करने के साथ साथ लेकिन पुतिन ने चिढ़ा भी दिया है। पुतिन ने ट्रंप साहब को चिढ़ा दिया कि मोदी से उलझ मत जाना, अगर उलझ जाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस चिढ़ाने का मतलब अब ऐसा ना हो कि ट्रंप साहब भारत को लेकर, मोदी को लेकर अभी कुछ और फरमान जारी कर दे। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ट्रंप साहब उस मधुमक्खी की तरह है जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो सवेरे उठ के क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता। पर मनोज जी, मैंने आज दुनिया भर में अमेरिका ने मसला बना रखा है कि हिंदुस्तान ने रशिया की वॉर फंड कर दी। अरे भाई, तुम यूरोपियन यूनियन खुद को से खरीद रहे हो गैस और बिजली वगैरह, तुम अमेरिका भी उससे फर्टिलाइजर खरीद रहा है। अब मसला ये कि मैंने खुद हिंदुस्तान के जो इससे पहले एम्बेसडर थे एरिक गरसाटी अमेरिका के, मैंने उनको खुद दिल्ली में आज से साल पहले अपने इन कानों से सुना है कि हमने इंडिया को इनकरेज किया कि आप तेल खरीदो वरना इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी कि दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। पर मसला ये है कि मनोज भाई कि वो सियासतदान नहीं है, तो वो थोड़ी जल्दी में है। अमेरिका में भी आप देखिए जिस हिसाब के हालचाल हैं, उन्होंने हमारा तो छोड़ो अमेरिका को भी तंग कर रखा है। पर मनोज जी, मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं ट्रंप साहब का कि उन्होंने ये दिखा दिया कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, जो कि रूस है। और मनोज जी, पानी अपना रास्ता ढूंढता है, हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारी मिडिल क्लास है, हमारी बाइंग पावर है, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। अब ट्रंप साहब और ये अमेरिका की चिंता, वो क्या करें,
पर हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया और हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, दुनिया में इकोनॉमीज आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम तीसरी चौथी बड़ी मईशत है, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आबादी है, वो भी हम फर्स्ट हो जाएंगे। तो जब हाथी के पांव में ही सबका पांव होता है। मनोज जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेंद्र लाली का, शुक्रिया हम करेंगे बामन अग्रवाल साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। पुतिन ने भारत का साथ देने की बात कही है। इसके साथ अमेरिका को कई मुद्दों पर घेरा भी है। परमाणु परीक्षण से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखाया है। इसके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका भले ही ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बना रहा हो, लेकिन पुतिन के तेवर ने साफ कर दिया है कि वो हर उस देश का साथ देगा जो रूस का दोस्त है। उसके हितों की रक्षा के लिए पुतिन ढाल बनकर खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई और मुद्दों पर जिस तरह से बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है, यकीनन सारी दुनिया की निगाहें अब पुतिन की तरफ घूमने वाली हैं। उन्होंने यूक्रेन के साथ जंग को लेकर भी बहुत खुलकर बातें की हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनजीए में भारत और चीन पर यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने और उसको फंडिंग करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर अब पुतिन ने अपना बयान जारी कर पक्ष रखा है। उन्होंने भारत और चीन का ब्रिक्स की स्थापना के लिए आभार जताया और तटस्थ देश होने की बात कही है। इसके अलावा पुतिन ने दोनों देशों को न्याय का साथ देने वाला भी बताया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसे टॉमहॉक मिसाइल देने पर उन्होंने अमेरिका को चेताया भी। पुतिन ने साफ कहा कि इस फैसले से दोनों देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से इसकी काट खोजने का दावा भी किया है। अमेरिका के अंदरूनी हालात का जिक्र करते हुए चार्ली कर्क की हत्या पर सवाल उठाए। इसके अलावा पुतिन ने परमाणु परीक्षण को लेकर भी खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित अगर दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा करता है तो रूस इसमें पीछे नहीं रहने वाला। उन्होंने रूस की ताकत का हवाला देते हुए साफ किया है कि उसे भविष्य में आगे कैसे बढ़ना है वो जानता है। पुतिन ने देश की जनसंख्या पॉलिसी पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा है, जहां बताया कि कैसे उनकी सरकार ने LGBTQ आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। पुतिन ने ट्रंप के उस बयान पर भी नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने रूस को कागजी शेर बताया था। पुतिन ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर रूस कागजी शेर है और फिर भी नाटो से लगातार लड़ाई में डटा हुआ है तो फिर नाटो की हैसियत क्या है। पुतिन खुलकर मैदान में है और दुनिया की घटनाओं पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, सामरिक दौर में रूस को कमजोर समझने वालों को पुतिन अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।